एक स्वीडिश संस्था वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी यानी वीडेम ने दुनिया भर के लोकतंत्रों पर एक रिपोर्ट जारी की है और आकलन किया है कि कैसे है दुनिया भर में लोकतंत्रों की परिस्थिति। इस पर भारत के लिए यह रिपोर्ट कहती है कि भारत एक इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है, यानी कि एक निर्वाचित तानाशाह। कई लोग काफी समय से दावा करते आए हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और अब यह रिपोर्ट दावा कर रही है कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं। ऐसे में विडंबना यह है कि करोड़ों भारतीय जिन्होंने कुछ 2 वर्ष से कम समय पहले ही आम चुनाव में मतदान किया था, उसके बाद भी विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकाय के स्तर पर कई सारे चुनाव हुए हैं, वहां पर ये अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भारत में सरकार के विरोध बोलने की स्वतंत्रता है, उससे इन्हें लगता होगा कि भारत एक फ्री डेमोक्रेसी है, लेकिन यह रिपोर्ट एक उलट स्थिति प्रस्तुत करती है। वहीं कुछ तथाकथित बौद्धिक और मीडिया के संभ्रांत वर्ग के लोग लगातार जो ये दावा करते आ रहे थे कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, वे पश्चिम से वैधता तलाशने की भी आदत रखते हैं, भले ही भारत में कुछ अच्छा हो या बुरा। ऐसे में जब किसी पश्चिमी देश से उनके इस दावे को एक तरह से पुष्टि मिल गई है, तो वे काफी प्रसन्न हैं और इस रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत की स्थिति पश्चिम देशों की नजरों में कैसी है, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत की स्थिति खराब है, इस पर वे प्रकाश डाल रहे हैं। वास्तविकता क्या है इस रिपोर्ट की? इस रिपोर्ट में कई सारे मानकों का उपयोग किया जाता है यह देखने के लिए कि किस देश का लोकतंत्र कितना प्रभावी है। ऐसे देखा जाए तो ये मानक काफी अच्छे हैं, लेकिन इनके परिणाम अच्छे तभी निकलेंगे जब आप डाटा अच्छा डालेंगे। ऐसे में स्वराज्य में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है सूरज एस और जय मेनन की, जो इस पर चर्चा करती है कि किन मानकों पर इसमें कैलकुलेशन की गई है और साथ ही तुलना करती है आपातकाल के समय से कि उस समय इन मानकों पर भारत को कितने अंक मिले थे। यदि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो यह मानते हैं कि आपातकाल एक अनुशासन पर्व था, तो अवश्य ही आप मानते होंगे कि भारत में यह लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। और भले ही आज भारत में स्थिति तथाकथित रूप से कितनी ही खराब हो, लेकिन यह आपातकाल जितनी खराब तो नहीं हो सकती। तो यह रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। इसमें मैं 17 पैमानों की बात करूंगी, जिसमें आपातकाल से भी तुलना करूंगी और 90 के दशक में जो लोकतंत्र था भारत में, उससे भी तुलना करूंगी कि उस समय कितने अंक मिले थे और आज भारत को कितने अंक मिले हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, इसका एक पूर्ण आकलन करता है और यह अभी 2018-19 में आपातकाल से थोड़ा ही बेहतर है, जबकि 1990 के दशक में यह अपने सर्वोच्च पर था, क्योंकि उस समय 4 बार चुनाव हुए थे, 6 बार सरकार बदली थी। ऐसे में इन विशेषज्ञों को लगा होगा कि हाँ, भारत में लोकतंत्र है, तभी इतनी अस्थिर सरकारें बन रही हैं, बार बार चुनाव हो रहे हैं। और जहां पर आपातकाल में चुनाव नहीं हो रहे थे, वे लगभग 2018-19 के बराबर ही हैं। यह भी एक सोचने वाली बात है। दूसरा इसमें मुद्दा है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें यह होता है कि व्यक्तिगत अधिकार, अल्पसंख्यकों को अधिकार कितने मिल रहे हैं, राज्य कितना नियंत्रित है कि वह लोगों के राजनीतिक अधिकारों को नियंत्रित और सीमित करने का प्रयास नहीं कर रहा है। इसमें भी आपातकाल से लगभग बराबर ही अंक मिले हैं 2018-19 में, और साथ ही 1997-98 में यह सर्वोच्च मिला था, जबकि वाजपेयी की 13 दिन की सरकार चली गई थी। उसके बाद देवेगौड़ा की सरकार बनी थी और 1 साल के भीतर भीतर आई के गुजराल की सरकार बन गई थी। उन परिस्थितियों में भारत में लिबरल डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता था, ऐसा लोगों को लगने लगा था, तो शायद इसलिए उसमें यह अंक मिले हों। तीसरा बिंदु है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंडेक्स। पार्टिसिपेटरी यानी जितने लोग प्रतिभाग कर सके पूरी चुनाव प्रक्रिया में। भारत के लोकतंत्र में चुनाव के बाहर भी दूसरी प्रक्रियाओं में इसे पार्टिसिपेशन के अंतर्गत माना जाता है। इसमें भी आपातकाल के लगभग ही है 2018-19 का जो आंकड़े हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आपातकाल के समय तो चुनाव हो नहीं रहे थे और 2019 में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट जैसे आंकड़े देखने को मिले थे। ऐसे में जो पार्टिसिपेशन है वह बराबर है। यह भी एक चिंता का विषय है कि यह कैसे हो जाता है। इसके अलावा इसमें 98 और 99 यानी 1998 और 99 के वर्षों को सबसे ज्यादा अंक दिए गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि एक वर्ष के अंदर अंदर 2 बार चुनाव हुए थे और ऐसा इन्हें लगता होगा कि इससे लोगों की जो प्रतिभागिता है वह बढ़ती है।
चौथी बात इसमें है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि कोई भी निर्णय यदि लिया जाता है तो उसको किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है, किस प्रकार से उस पर चर्चा होती है, यह बात इसमें है। और सबसे रोचक बात यह है कि 1976 वह वर्ष जब पूरे वर्ष तक आपातकाल लगा हुआ था, वहां पर यह इंडेक्स 2019 से अधिक है। जब पूरे विपक्ष को ही जेल में बंद कर दिया गया था तो किस प्रकार से चर्चा हो रही थी किसी निर्णय को लेने के लिए, यह भी रोचक बात है जो वी डेम के विशेषज्ञ ही जानते होंगे। पांचवी बात है इगैलिटेरियन डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी जो समता होती है, समानता होती है, वह कितनी है। इसमें भी इमरजेंसी का जो काल रहा था उसे 2019 से ज्यादा अंक मिले हैं। शायद समानता वे इस आधार पर देख रहे हो कि सभी के अधिकार छीन लिए गए थे, तो सभी को समान स्तर पर ला दिया गया था, इसलिए शायद इस इंडेक्स में आपातकाल को बेहतर अंक मिले हों। छठा है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आप कोई संस्था बनाना चाहते हैं, राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कितनी स्वतंत्रता है ऐसा करने के लिए, और इसमें लगभग बराबर अंक मिले हैं आपातकाल और 2019 को। और साथ में हाईएस्ट ये रहा था 1998 में, जब कई सारे राजनीतिक दल स्वतंत्र थे कि वे किसी पार्टी से, किसी प्रधानमंत्री से अपना समर्थन वापस ले लें, किसी दूसरे को दे दें, तो शायद इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन था। और आपातकाल के समय जब पूरा विपक्ष जेल में बंद था तो जेल में उन्हें घुलने मिलने की शायद स्वतंत्रता रही हो, इसलिए उस समय फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की तुलना 2019 से की जा सकती है। सातवां है क्लीन इलेक्शन इंडेक्स, यानी कि कितने साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो रहे हैं। इसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि आपातकाल को बेहतर अंक मिले थे 2018-19 की तुलना में, जबकि उस समय तो चुनाव हुए ही नहीं थे, शायद चुनावों का न होना ही क्लीन इलेक्शन कहा जाता है। और 1998 में जब चुनाव हुए, फिर 1999 में फिर से चुनाव हुए, इस प्रकार लगातार अस्थिर सरकार और चुनाव को इसमें सबसे सर्वोच्च अंक दिए गए हैं, और इसलिए कहा गया है कि 1998 में इस इंडेक्स पर भारत सबसे अच्छा था। आठवां है लेजिस्लेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑन एग्जीक्यूटिव, यानी विधायिका कार्यकारी पर कितने प्रतिबंध लगा सकती है, उसे कितना नियंत्रित करके रख सकती है, इस पर एक इंडेक्स तैयार किया गया है। और इसमें भी 1975-76 जब आपातकाल का समय था, उसे बेहतर अंक मिले हैं 2019 से, और सर्वाधिक अंक मिले हैं 2000 का जो दशक था उसके अंत में जो वर्ष थे उन्हें। उस समय बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे थे, तो जो कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होते हैं, इस प्रकार के पद किस तरह से कार्यकारी पर नियंत्रण कर रहे थे, शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक अंक 2000 के दशक के अंत को दिए गए। नौवां है डेलिबरेटिव कंपोनेंट इंडेक्स। डेलिबरेटिव की हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से कोई निर्णय लेने में चर्चा की जाती है, लेकिन यह एक कंपोनेंट इंडेक्स है और इसमें भी आपातकाल को 2019 से बेहतर अंक मिले हैं। सर्वाधिक अंक मिले हैं यूपीए 2 की सरकार के समय, जो साल चल रहा था उसे, क्योंकि हो सकता है कि सोनिया गांधी जो समानांतर पर सरकार चला रही थी और प्रधानमंत्री रहते हुए भी मनमोहन सिंह के पास अधिक अधिकार नहीं थे, ऐसे में गैर निर्वाचित तो बिना किसी से अनुमति लिए, किसी से चर्चा किए जो निर्णय लेता है, वह डेलिबरेटिव इंडेक्स में खरा नहीं उतरता, इसलिए यहाँ पर उसे ज्यादा अंक दे दिए गए होंगे। 10वां है इगैलिटेरियन कंपोनेंट इंडेक्स। यहाँ पर फिर से समानता की बात है और इसमें भी आपातकाल को 2019 से बेहतर अंक दिए गए हैं। यहाँ तक कि आपातकाल को यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार से भी अधिक अंक दिए गए हैं। शायद यही है कि किसी के पास अधिकार न हो, यही समानता है। और वी डेम इस चीज में विश्वास रखता हो कि समानता होनी चाहिए, भले ही किसी चीज की भी हो, और इसलिए आपातकाल को इतने अंक दिए गए हैं। और आपातकाल का जो अंक है वह एवरेज से भी अधिक है, यानी भारत में औसत रूप से जितनी समानता होती है उससे भी ज्यादा आपातकाल में देखने को मिली थी, ऐसा वी डेम की रिपोर्ट का मानना है। 11वां है इक्वल प्रोटेक्शन इंडेक्स, यानी राज्य कितने संरक्षित रख पाता है आपके राजनीतिक अधिकारों को, इस पर बात की गई है। और इसमें भी आपातकाल को 2019 से ज्यादा अंक दिए गए हैं। आपातकाल और भारत में औसत का लगभग बराबर अंक है। और साथ ही जब आपातकाल में कोई भी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार लोगों के पास नहीं थे, तब माना गया है कि उन्हें इक्वल प्रोटेक्शन मिल रही थी। और भारत में सामान्य रूप से, औसत रूप से जितनी प्रोटेक्शन मिलती है उससे भी लगभग बराबर ही आपातकाल में मिल रही थी, यह भी वी डेम का मानना है।
इसके अलावा 12वां पॉइंट है इक्वल एक्सेस इंडेक्स। इसका मतलब किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक मुद्दे को प्रभावित करने का कितना अधिकार, कितनी शक्ति एक आम नागरिक के पास होती है, इस पर यह बात करता है। और इसमें आपातकाल को सर्वाधिक अंक मिले हैं, जबकि नागरिक अपनी आवाज उठा भी नहीं सकते थे, फिर भी 0 जो नंबर है उसे सर्वाधिक अंक दे दिए गए हैं। शायद यही माना जाता है कि सर्वाधिक एक्सेस वही है जो 0 एक्सेस हो, इसलिए आपातकाल को सर्वाधिक अंक मिले हैं। 13वां है इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी, यानी चुनाव आयोग कितना स्वायत्त है, इस पर बात की गई है। और इसमें 2019 की तुलना में ज्यादा अंक आपातकाल में मिले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपातकाल से आधे अंक मात्र 2019 में मिले हैं, यानी चुनाव आयोग आधा स्वायत्त हो गया, उसकी शक्तियों को आधा कर दिया गया आपातकाल की तुलना में। हो सकता है जब चुनाव नहीं होते हो तो जो चुनाव आयोग है वह स्वायत्त रहे, क्योंकि वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। एक और बात ध्यान देने वाली यह है कि 2014 के बाद भारी गिरावट हुई है चुनाव आयोग की स्वायत्तता में। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स का उद्देश्य क्या होता है। 14वां है इलेक्शन वोटर रजिस्ट्री, यानी कि जो पंजीयन होती है, जो मतदाता सूची होती है, उसको जोड़ने में, उसमें लोगों के नाम फर्जी तो नहीं है, सभी लोग के नाम उसमें जुड़ पा रहे हैं, इस प्रकार की बात है। और इसमें 2014 में ज्यादा अंक थे 2019 की तुलना में, यहां तक कि 2014 में लगभग हाईएस्ट थे जब तक भारत को इसमें अंक मिले हैं। और 2019 में मात्र 5 वर्षों में ये लोएस्ट में आ गए, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि मतदाता सूची के साथ कोई छेड़छाड़ जैसी कोई घटना हुई हो। फिर भी 2014 से 2019 के बीच क्या बदल गया जो हाईएस्ट से लोएस्ट पर आ गए भारत के अंक। 15वां है इलेक्शन अदर वोटिंग इरेगुलरिटीज, यानी कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता हो और अच्छे से मतदान कराए जाए, उस आधार पर इसमें अंक दिए जाते हैं। और रोचक बात यह है कि 1962 में भारत को सर्वाधिक अंक मिले हैं, जब भारत चीन युद्ध हुआ था, यानी चीन से लड़ने के बाद, चीन से हार का सामना करने के बाद भारत बेहतर चुनाव करवा पाया, और 2019 में यह नेगेटिव में हो गया। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 में के दशक में जब 3 चुनाव हुए, उन सब में अंक 1 से ऊपर है, क्योंकि बार बार चुनाव हो रहे थे। लेकिन अब 2019 में जाकर यह नेगेटिव में चला गया, जबकि बहुत सारे भारतीयों ने करोड़ों की संख्या में अपने मताधिकार का उपयोग किया था। 16वां है इलेक्शन फ्री एंड फेयर। इसमें 2014 से 1/3 हो गया है 2019 का अंक, यानी कि भारत में जो चुनाव होते थे उनके फ्री एंड फेयर होने की जो संभावना थी वो 1/3 कर दी है इस रिपोर्ट ने। और 2014 में लगभग यह शीर्ष पर था, भारत में चुनाव अच्छे से हो रहे थे, लेकिन अचानक 2019 तक इनमें भारी गिरावट आ गई है। 17वां है इलेक्शन लूजर एक्सेप्ट द डिफीट, यानी जो चुनाव हार जाता है वो अपनी हार कितनी आसानी से स्वीकार करता है, नहीं करता है, इस पर आकलन किया गया है। और यह भी 2019 में 2014 से अधिक है। 2014 में यह लगभग सर्वोत्तम पहुंच गया था, और 2019 में लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि वे चुनाव हार गए हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट में आई है। ऐसे में निष्कर्ष यह निकलता है कि इस प्रकार की रिपोर्ट्स किस तरह से एक तरह से बायस्ड हैं, पूर्वाग्रहों पर आधारित हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि इस रिपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी में कौन है, तो इसकी वेबसाइट पर जाइए, काफी रोचक सूची आपको मिलेगी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।